नमस्कार, मैं पवन कुमार तिवारी आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 की गणित को पढ़ाने हेतु उपस्थित हूं। आज हम लोग बच्चों अपने किताब का पहला अध्याय से प्रारंभ करेंगे, जो कि है वास्तविक संख्याएं। प्रारंभ करने से पूर्व हमको ये जानना जरूरी है कि इस परीक्षा में हमें इस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न मिलते हैं। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि इस अध्याय से हम 5 अंकों का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखेंगे। अब हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, तो आज की इस क्लास में हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। उन बातों को अगर हम देखें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा, उसकी परिभाषा को हम सीखेंगे। परिमेय संख्या है। उसके पश्चात हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। फिर हम दशमलव प्रसार देखेंगे और फिर उसके साथ ऊपर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे ये समझ में आ जाए कि हमने जो पढ़ा वो कैसा था। इसमें बच्चों आपने ये देखा होगा कि ये वाला टॉपिक और ये वाला विषय और इसके बारे में आप तक कक्षा 9 में पढ़कर आए हैं। अब कक्षा 9 में जो भी बच्चों आपने पढ़ा है उसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम उसके साथ अपने आप को जोड़ पाएं और तब हम कक्षा 10 के विषयों को शुरू कर सकें। तो बच्चों हम इस तरह से अपनी आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या की परिभाषा जो है वो गणित में आपने देखा होगा कि आप जितनी भी संख्याएं देखते हैं वो सभी संख्याएं हम वास्तविक कहते हैं। इसी के साथ कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि कुछ सरल रेखा एक होती है, जिसको आप ऐसे बनाते हैं और इस पर आप लिखते हैं, यहां 0 लिखते हैं, यहां 1, इधर की तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इधर की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और इस संख्या रेखा पे हम सभी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। जितनी भी संख्याएं इस संख्या रेखा पर अपने मान को हम निरूपित कर दें, वो सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह संख्याएं जिनको सरल रेखा पर निरूपित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बच्चों हम इसको आगे अभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये वास्तविक संख्याएं 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगी। एक परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या तक पहुंचने से पहले हमको यह देखना होगा कि परिमेय संख्या क्या है, क्योंकि जब हम परिमेय जान लेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आते हैं परिमेय संख्या के ऊपर कि ये संख्या होती क्या है। बच्चों, परिमेय संख्या आपने हमेशा परिभाषा पढ़ी होगी कि वह संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाएं और जिसमें q 0 ना हो। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहां लिखा है p बटे q, जहां पर q 0 के बराबर नहीं है और p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस को समझने के लिए। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? बच्चों आप एक चीज ध्यान रखें, सह अभाज्य से पहले हमको ये जानना है कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं। लेकिन सह अभाज्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो कुछ अलग होगा। जैसे उदाहरण देखिए, अभाज्य संख्याएं मैं लिख दूं 2, 3, 5, ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये स्वयं से कटती हैं या तो फिर एक से कटती हैं। लेकिन जब हम सह अभाज्य की बात करने लगेंगे तो उसमें हम जैसे लिख दें 4 और 9। अब ना तो 4 अभाज्य संख्या है और ना तो 9 अभाज्य संख्या है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और इसमें हम लोगों को एक तकलीफ ये होगी कि हम इसको कैसे कहें कि अभाज्य तो नहीं है, फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस 4 से ये 9 नहीं कटता है, इस 9 से ये 4 नहीं कटता है, दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं। इसलिए यह संख्याएं कैसी होंगी? सह अभाज्य संख्याएं। एक दूसरे के अनुक्रम में ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। तो वो संख्याएं जो इस रूप में लिखी जाएं, हम लोग हमेशा कोई भी संख्या लिखते हैं 3/4, 22/7, ऐसे संख्याएं जो हम लिखते हैं, इन सबको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें खास बात यह है, जैसे बच्चों में लिख दूं 8/12, तो 8/12 को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। हम किसको परिमेय संख्या कहेंगे? इसको काटेंगे, ये 4 से कट जाएगा और हम इसको लिखेंगे 2/3। तो यह 2/3 इसकी परिमेय संख्या होगी, ना कि 8/12। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों सह अभाज्य होने चाहिए, किसी और से अब इसके बाद और सरलतम रूप में विभक्त नहीं होना चाहिए, और इसका ये हिस्सा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तब आपको ये संख्या क्या कही जाएगी? परिमेय संख्या कही जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब हम अपने आगे की बात पढ़ते हैं। इसी को थोड़ा विस्तृत रूप से और हम जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय में आती हैं। उसके पश्चात अपरिमेय की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, तो बच्चों देखें आप यहां पर
ये आपकी परिभाषा वही है जो मैंने अभी आपको बताई। अब इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या जो यहां हमने लिखी है बच्चों, ये परिमेय संख्या के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है प्राकृत संख्या। जब आपसे कभी बच्चों हम कहते हैं गिनती गिनिए, तो आप कभी भी गिनती जो है वो शून्य से नहीं शुरू करते हैं, हमेशा कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप संख्याओं को आगे बढ़ाते हैं। तो गिनती जो शुरू होती है वो प्राकृत रूप से हमारे पास आई, तो इसलिए हम उसको प्राकृत संख्या कह रहे हैं। लेकिन जब 9 के आगे गए तो हमने कहा 10 कैसे लिखा जाएगा, तब एक शून्य की खोज की, आप जानते हैं आर्यभट्ट जी ने की है। तो उसके कारण क्या हुआ, संख्याएं पूर्ण कब हुई? प्राकृत तो थी, पूर्ण कब हुई? जब हमने उसको शून्य मिला दिया। जब ये शून्य इसके अंदर आया तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब कभी बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 रुपया दे दीजिए और राम को 10 रुपया ले लीजिए। ऐसे दिन में 4 बार अगर आपको संख्या का काम ये करना पड़े तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान होंगे कि हम इसको लिखें कैसे। तो आप कह सकते हैं कि जितना पैसा मुझे मिला मैं उसको लिख दूं प्लस में, जैसे प्लस 10 मिला, फिर मुझे 20 रुपया मिला, मैंने लिखा 20 रुपया मिला। अब मैंने किसी को 5 रुपया दिया तो मैं लिख दूं 5 रुपया दिया। तो इसका मतलब ये चिन्ह जो हमारे पास आए हैं, ये चिन्ह क्या बता रहे हैं कि हमें इनकी आवश्यकता पड़ी अपने कार्य को सुगम करने के लिए। तो इन चिन्हों के साथ जब संख्याओं को हम लिखते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। अब बात आती है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा भिन्न। ये बच्चों जरूर ध्यान रखें, भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न के बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे मैं आपको लिख दूं 3/5, तो ये भिन्न भी है। परिमेय तो है ही है, परिमेय के अंदर दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि जितने भी भिन्न होते हैं वो परिमेय हैं, लेकिन हर परिमेय संख्या भिन्न हो ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है। उदाहरण, जैसे मैं इसके साथ एक माइनस का चिन्ह लगाऊं तो ये परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? भिन्न का मतलब आप इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो उसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी का हिस्सा, किसी चीज में से आप बांटेंगे। जैसे एक रोटी है, इसको 4 भाइयों में बांटनी है, तो मैंने कहा एक ए को ये दे दो, बी को ये वाला हिस्सा, सी को ये वाला और डी को ये वाला। तो कभी हिस्सा जो होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों क्या होगा कि ये फ्रैक्शन भिन्न जो होंगे वो हमेशा धनात्मक होंगे। इससे क्या निकला कि जितने भी प्रकार के भिन्न होते हैं वो सब परिमेय हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न हो ये आवश्यक नहीं है। अब हम आते हैं अपने इसके बाद अगली चीज पर, दशमलव प्रसार। आप जितनी भी संख्याओं को कभी बच्चों लिखते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो संख्याएं आप जो लिख रहे हैं वो या तो ऐसे लिखी होंगी, 2 3 5 ऐसे लिख दी जाएंगी, या तो वो 3/7 8/5 ऐसे लिख दी जाएंगी, बटे में होंगी। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। लेकिन कभी आपने यह भी देखा होगा कुछ संख्याएं दशमलव में लिखी होती हैं। तो ये दशमलव जो लिखा होता है ये कैसी संख्याएं हैं? अब इस दशमलव के बारे में हमको थोड़ी सी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। आप देखें यहां पर कि दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 तरह का होगा बच्चों। एक होगा शांत और एक होगा अशांत। मैं दोनों के उदाहरण आपको देता चलता हूं, देखिएगा। देखिए उदाहरण में आप देखें, जैसे मैंने लिखा 22/4। अब अगर आप 22/4 को भाग देंगे तो 22 को अपने तरीके से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार गया, 20 आया, आपने 2 लगाया। अब इसके आगे भाग नहीं दे पा रहे हैं, आपने दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ाया, अब ये 5 बार फिर चला गया और अंत में आपको कितना मिल रहा है? 0। यहां आपको शेषफल कितना मिला? 0। अर्थात वो सभी संख्याएं जिसमें शेषफल 0 हो जाता है वो कैसी संख्याएं होंगी? वो कैसे दशमलव होंगे? शांत। मतलब कहीं ना कहीं हमें जाकर अंत में 0 प्राप्त होता है। इसके पश्चात दूसरा तरीका क्या है? जैसे मैं आपको लिख के दूं 10/3। अब आप 10 को अगर 3 से भाग देंगे बच्चों, देखिएगा तो 3 बार जाएगा, 1 मिला। अब तो ये भाग नहीं होगा, अब आप दशमलव लगाएंगे, 1 0 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, इसको 9 कर लें, यहां आपको 1 मिलेगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा और ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, ये कभी अंत नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.33333, ये ऐसे ही चलता जाएगा। और इसको आपने सीखा था पिछले वर्ष कि हम लोग इसको जितना हिस्सा कभी भी पुनरावृत्ति हो रही हो उतने के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इस बार का मतलब जितने हिस्से पर, जितने अंकों पर यह बार दिखाई पड़ेगा उतने अंक लगातार रिपीट होंगे, और जो रिपीट होने की बात आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती।
अर्थात वो दशमलव जो कभी खत्म ना हो, जो अंत ना हो, वो अशांत या अनावसानी कहे जाएंगे। और उसमें अगर एक चीज लगातार बदलती रहेगी, एक ही चीज लगातार आती रहेगी, तो वो आवर्ती हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो, उदाहरण फिर से मैं देता हूं, जैसे 3.310100350310 और ये ऐसे ही चल रहा है, कभी अंत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें कोई भी अंक की पुनरावृत्ति, एक पैटर्न नहीं बदल रहा, लगातार एक पैटर्न का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते हैं, उनको हम लोग बच्चों कहते हैं अनावर्ती। अशांत तो हैं, उस अशांत का ये कौन सा हिस्सा है? अनावर्ती है। और यही अनावर्ती वाला एक जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, जिसको कि हमने यहां बताया अपरिमेय। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं बच्चों की जो संख्याएं परिमेय हैं, जो संख्याएं अपरिमेय हैं, अपरिमेय केवल कौन सी संख्याएं होंगी? जो अशांत अनावर्त दशमलव के रूप में लिखी जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बच्चों मैं इसमें कुछ उदाहरण आपके साथ और रखूंगा, देखिएगा। इन बिंदुओं को हम उदाहरण के साथ समझते चलेंगे कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। अब हम इसको कैसे समझेंगे? अब आप देखिए, हम कक्षा 10 में आ गए हैं, अपने 9 की चीजों का रिवीजन हो चुका है। मैं इसकी बात को यहां समझाने से पहले आपको उदाहरण देता चलूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि लिखी हुई बात उतनी समझ में नहीं आती है जितनी हम उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपसे लिख के दिया 10/25। अब आप कहेंगे 101 कर देते हैं बच्चों, चलिए 101/25, 101/25। अब बच्चों देखिएगा, इस 101/25 में आप अगर बात करेंगे तो हमको करना कुछ नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या, सबसे पहले तो परिमेय होनी है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब ये शांत है या नहीं, हम इसको पता करेंगे, लेकिन उसका तरीका क्या होगा वो समझें। हमें इसके हर को, जो इसका हर दिया है, इसके गुणनखंड करने हैं। आप गुणनखंड करेंगे तो 25 को किससे भाग देंगे? 5 से, एक 5 आएगा। फिर इस 5 को आप भाग देंगे तो 1 आएगा, और ये खत्म, ये 1 आएगा, सॉरी। इसका मतलब कि हम 25 के अगर टुकड़े कर रहे हैं तो एक 5 से हमने भाग दिया, फिर 5 आया, इस 5 से भाग दिया, इस 5 से भाग दिया, 1 आया। तो हमारे पास यहां एक 5 है, यहां एक 5 है। आप कह सकते हैं कि ये जो 25 था, इसको हम लोग 5 की घात में 2 लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जिस भी संख्या के हर में लिखी गई संख्या, किसी भी संख्या के हर में लिखी गई संख्या में यदि केवल 5 आता है या 2 आता है, देखिए यहां मैंने लिखा है 2 आता है या 5 आता है। जैसे एक और उदाहरण दूं मैं आपको, 101/20 कर देता हूं बच्चों। अब इस 20 के जब आप गुणनखंड करोगे तो ये क्या आएगा? 2 × 2 × 5। इसका मतलब यह हुआ कि केवल 2 आया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 1। तो ये क्या बन रहा है? ये आपका क्या बन रहा है बच्चों? ये बन गया कि केवल हर में हमारे पास क्या मिला, इसको हम क्या लिख रहे हैं? 2 की घात में और 5 की घात में इसको हम लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो ये संख्या क्या होगी? हमने क्या बताया कि अगर ऐसा है तो उसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और इसका विलोम भी सही है। विलोम भी सही होने का मतलब यदि किसी संख्या के हर में ऐसा लिखेंगे तो शांत है, और शांत है तो ऐसा हो सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ में होंगी ये बातें। और तीसरी इसकी सबसे खास बात, पहले में भी यही देखिए, आपको यहां मैंने लिखा व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं और q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है, मतलब हर का, तो जहां पे कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक ऐसी परिमेय संख्या है। और दूसरे पंक्ति में हम क्या कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, देखिए, और इस रूप में है, इसका हर इस रूप में हम q को लिख रहे हैं। अगर हर को लिख सकते हैं तो प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। और अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती का केस होगा, क्योंकि अशांत अनावर्ती हो ही नहीं सकता है, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं? परिमेय की कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इस बात को और अच्छा करने के लिए हम लोगों को कुछ प्रश्नों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग एक एक करके कुछ प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न,
पहला प्रश्न जैसे आपके सामने यहां लिखा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। अब आप भाग देने बैठेंगे तो आप कहां तक बताएंगे बच्चों? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। अब ये संख्या परिमेय हैं, अगर ये परिमेय हैं तो आपको इसको केवल इतना ही बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तरीका फिर से रिपीट करूंगा कि हम लोगों को केवल हर के ऊपर ध्यान देना है। हर पर जब हम ध्यान देंगे तो उसको हमें क्या करना होगा? उसके गुणनखंड करने होंगे। देखिएगा कि 3125 पहला भाग हम कर रहे हैं। पहले भाग का हल देखिए, 3125। अब इसको हमने 5 से भाग दिया बच्चों, क्या आया? 6। बचेगा कितना? 1 और 2 दो बार जाएगा, और फिर 25 तो 5 बार। फिर 5 से आप भाग देंगे तो ये कितना आएगा बच्चों? 125। फिर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। फिर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। और फिर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब कि 3125 को हम लोग 1 2 3 4 5 बार आया 5, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। अब आप इसमें कहेंगे सर 2 तो आया नहीं। कोई बात नहीं, हम किसी संख्या की घात में अगर बच्चों 0 लिख दें तो वो 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसमें ये देखिए, क्या 2 और 5 के अलावा इसमें कोई और संख्या आई है? नहीं आ रही है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम इसके हर को किस रूप में विभक्त कर पाए? 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में लिख दिया। और जब इस रूप में लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना इसके आगे अपने हल को बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना है, बराबर 5 की घात 5 मतलब 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5 शांत दशमलव। ये कैसा दशमलव होगा बच्चों? शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है, एक और उदाहरण हम देखेंगे, आपको बिल्कुल इसमें सब कुछ समझ में आएगा। एक एक उदाहरण और हम लेते हैं। देखिए, अब इसका हम दूसरा भाग करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बहुत आसान है, 17/8। जब 17/8 पे बच्चों आप आएंगे तो आप देखेंगे हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इस संख्या से जो अंश में लिखा है इससे हमें कोई काम नहीं करना। हमें जो भी करना है वो सिर्फ इससे करना है बच्चों। 8 के गुणनखंड करिए, 8 के गुणनखंड, और कोशिश हमेशा आप ये करें कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। फिर आप 2 से करेंगे तो 2 आएगा। फिर आप 2 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 की घात 3, और 5 और या 7 या 8 कोई और संख्या तो है नहीं, तो हम इसके आगे 5 की घात 0 तो लिख ही सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि हमने क्या किया कि 8 को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। अतः 17/8 कैसा दशमलव हुआ? शांत दशमलव। ठीक है बच्चों, शांत दशमलव। इसके बाद अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, 64/455। इसकी बात करेंगे। देखिए, पार्ट 3। देखिए बच्चों, हम कुछ जितने भी पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा जो पार्ट होंगे उन पार्ट्स को आप अपने घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि ये समझ में आए कि आप खुद भी करके देखें, और जो मैंने हल किए हैं उन प्रश्नों को भी जरूर हल करिए, ताकि आप अपने आप को और मजबूत कर पाएं। जितना आप इसे मजबूत करेंगे उतना आगे की पढ़ाई अच्छी होती चली जाएगी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 64/455। अब इसमें हमें क्या करना है? 455 के गुणनखंड करने हैं। तो हम सबसे पहले किससे देख रहे हैं? हम आसानी से देख रहे हैं कि ये 5 से जा रहा है, 5 से हमने भाग कर दिया, कितना आया? 9 1। अब ये 5 से नहीं जा सकता है, 2 3 से भी नहीं जा रहा है, हम इसको 7 से कर दें तो ये 7 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 13। अब आप देखिए, इसमें 5 तो आया,
हम 2 आ रहा है, नहीं आ रहा तो हम 2 की घात 0 भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 5 की घात 1 है, 2 की घात 0 है, लेकिन इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों। ये संख्या भी तो आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या 455 है, ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब क्या होगा? तो यहां एक चीज कंफर्म हो गई कि ये कैसा दशमलव होगा? अशांत होगा। और बच्चों बटे में अगर लिखा हुआ है ये संख्या p बटे q के रूप में है, किस रूप में है? p बटे q। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय तो हम बोल ही रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं में अशांत का कौन सा हिस्सा होता है? कौन सा हिस्सा होता है बच्चों बताएं? आवर्ती होता है। आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होंगे ये। मतलब अगर आप इसको भाग देकर देखेंगे तो ये भाग आपका चलता चला जाएगा, ये भाग आपका चलता चला जाएगा और आप इसे अशांत आवर्ती दशमलव में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे 3 भाग तो ये आए। एक और मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए। इसका हम लोग कौन सा भाग ले लें? चौथा भाग लेते हैं। चौथा कितना है? 77 अपॉन 210। बहुत आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है आपको, केवल 210, इस 210 के गुणनखंड करने हैं। आप आसानी से देख सकते हैं, 2 से कटेगा 105। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। 3 से बच्चों कैसे पता लगता है? आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए। अगर इस अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। आप इसे 3 से विभाजित कर दीजिए, ये 5 आ जाएगा। इसके बाद आप देखें ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 7 आ जाएगा, और 7 से कटेगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ ये हुआ कि 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। मतलब इसमें 2 भी आया, 5 भी आया, लेकिन उसके साथ ये 3 और ये 7 अतिरिक्त आ गए हैं। आ गए हैं तो ये इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? अतः 210 को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस रूप में नहीं लिख सकते हैं का मतलब यह हुआ कि केवल यही संख्याएं रहें, अन्य संख्याएं ना। गुणे में तो हैं ये, लेकिन उसके साथ अन्य संख्याएं ना रहें, ये कहने का मतलब है। तो फिर से क्या हो जाएगा कि 77 अपॉन 210, 210 कैसा दशमलव होगा? कैसा हो जाएगा? अशांत होगा। शांत नहीं है, अशांत होगा, और परिमेय है, इसलिए कैसा होगा? आवर्ती दशमलव होगा। शांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसके बचे हुए जो भाग हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में जरूर करें अभ्यास के रूप में, ताकि आप इसको और अच्छा कर सकें। जो प्रश्न मैंने यहां हल किए हैं उनको भी हल करिए। और अब हम इसके बाद एक और तरह की चीज देखते हैं, अपरिमेय संख्याओं की बात जो आ रही है, अब उस पर भी हम बात करेंगे। ये भी संख्या देखिएगा आप बच्चों। निम्न वास्तविक संख्याओं में ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या परिमेय है अथवा कौन सी अपरिमेय है। केवल आपको परिमेय और अपरिमेय में लिखना है। तो बच्चों यहां आपको मैं बता दूं, बहुत आसान सा तरीका होता है कि आप यहां जितने भी भाग देख रहे हैं इन सब भागों में सबसे पहले तो आप देखिए सभी में दशमलव प्रसार लिखा हुआ है। जब भी दशमलव रूप में लिखा होगा तो आपको केवल 2 बातें देखनी है। क्या क्या देखनी है? कि यह दशमलव शांत है जैसा मैंने बताया था, या अशांत है। पहले तो यह देखेंगे। अगर ये शांत होगा तो ये क्या लिख दोगे? परिमेय। परिमेय को इंग्लिश में आपको मैं बता दूं, इसको हम लोग रैशनल नंबर भी कहते हैं। ये शब्दावलियां अंग्रेजी में भी ध्यान रखें, रैशनल नंबर। और अपरिमेय को हम लोग क्या कहेंगे? इररैशनल नंबर। क्या कहते हैं? इररैशनल नंबर। तो अगर ये हुआ तो शांत, मतलब
परिमेय संख्या। अशांत में फिर हमको दो हिस्सों को देखना है। क्या देखना है कि आवर्ती का हिस्सा है या अनावर्ती का हिस्सा है। अब यहां बच्चों आप देख चीजें ध्यान रखें कि आवर्ती और अनावर्ती ये कैसे पहचानना है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इस भाग को आप ध्यान दें और इस भाग को ध्यान दें। कौन कौन से मैं दो भागों की बात कर रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए हम किन दो भागों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस वाले भाग की और इस वाले भाग की बात कर रहा हूं। कौन कौन से भाग हुए ये, पहला और पांचवा। इन दोनों भागों को बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहीं भी इसके आगे डैश 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 नहीं लगा है। जब डैश 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 ऐसे नहीं लगा होता है, इसका मतलब यह हुआ कि ये भाग देते देते कहीं ना कहीं आखिरी में जाके शेषफल कितना हो गया, शून्य। इसमें भी आगे कुछ नहीं है तो ये कैसा हो गया, शून्य। इसका मतलब ये संख्या हमारी कैसी हो गई, शांत दशमलव है। सबसे पहले हम लिखेंगे शांत और इसके आगे भी हम क्या लिख देंगे, शांत। अब देखिए कैसे पहचानना कितना आसान है। इसके बाद अगले वाले में देखिए ये डॉट डॉट डॉट, सब में डॉट 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 लगा है, तो एक बात पक्का हो गई कि ये भी अशांत है, यह भी अशांत है और यह भी अशांत है। अब इस अशांत के साथ बच्चों हमको जो देखना है वो क्या देखना है कि अब ये कैसा है। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा इस वाले में। सबसे पहले मैं यहां चलूं, आसान सा उदाहरण में पहले भी दे चुका हूं, 3 3 3 3 3। इसको हम लोग शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखें, बार लगा दें। कहने का मतलब एक ही संख्या लगातार पुनरावृत्ति होती चल रही है, होती चल रही है, होती चल रही है, रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है। तो ये अशांत के साथ क्या है, साथ में और क्या है, ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इस वाले को देखिएगा बच्चों, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 और फिर रिपीट 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसको अगर हम अलग से लिखें तो 24.1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर बार लगा। यही चीज लगातार 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 चलती रहेगी। तो ये वाला भी कैसा होगा दशमलव बच्चों, ये वाला भी अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती हो गया। लेकिन इसमें आप देखने में एक झटके में तो ये लगता है आपको, एक जैसे जल्दी से देखा तो ये लगेगा कि हाँ इसमें रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन रिपीटिशन नहीं है बच्चों। देखिए 1 2 उसके बाद 1 0, फिर 1 2 के बाद 2 0, फिर 1 2 के बाद 3 0। मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, एक तरीके से संख्या नहीं बढ़ रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैसा होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो संख्याएं आपकी शांत हैं वो कैसी होंगी, देखिए परिमेय। ये कैसी हो गई, परिमेय। तो ये वाली भी क्या हो गई, परिमेय। कितना आसान है देखिए। अब अशांत में जहां जहां आवर्ती होगा वो क्या हो जाएंगे, परिमेय। तो ये दोनों परिमेय हो गई, ये भी परिमेय हो गई। बच कौन गया बच्चों, बच गया हमारे पास अशांत अनावर्ती। और ये कैसी संख्या होगी, ये होगी अपरिमेय। ठीक है बच्चों, अशांत अनावर्ती को हम लोग क्या लिख देंगे, अपरिमेय। तो इस तरह से हम लोग आज जो हमारा टॉपिक था उसको हम पूर्ण कर पाए कि हमने ये सीखा कि संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे। P/Q के रूप में है तो भिन्न है या भिन्न नहीं है, दशमलव है तो दशमलव किस प्रकार का है, इसको हमने सीखा। उसके ऊपर हमने कुछ प्रश्न भी किए। नमस्कार, मैं निधि पालीवाल आपके सम्मुख कक्षा 12 के विषय गणित के अंतर्गत आने वाले अध्याय 1 संबंध और फलन को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस पाठ में हम संबंध किसे कहते हैं यह जानेंगे, प्रांत व सहप्रांत क्या होते हैं, परिसर को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, के साथ ही संबंध कितने प्रकार के होते हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम फलन किसे कहते हैं, फलन के प्रकार जो कि हमारे इस तरह लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। फलनों का संयोजन क्या होता है इसको समझेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन इसको जानेंगे। इसके साथ ही हम बाइनरी ऑपरेशंस को भी समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले हमको करना क्या है कि कक्षा 11 के हमारे कुछ मुख्य बिंदु हैं, इनको हम दोहरा लेते हैं।
समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? सेट, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। हमारे कुछ मेन सेट जो हैं वह हम ले रहे हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। सेट एन, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी में अगर हम देखें Z, यह हमारा इंटीजर्स का सेट है, जिसको हम I से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं +1 से लेकर +2 +3, ये जितनी भी धन लगी हुई संख्याएं हैं, इनको अगर हम एक समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो वह हम किस प्रकार लिखेंगे? यह हमारा कहलाता है धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसी में अगर हम ये जो ऋण संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको अगर हम सेट के रूप में अगर लिखना चाहें तो हमें ऋण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। और यहाँ पर अगर 0 को अगर हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वह हमारा 0 इंटीजर्स का सेट, यानी कि शून्य समुच्चय कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का जो हमारा समुच्चय है उसको हम सेट विल्डर फॉर्म में इस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ एक सिंबल्स को जान लें। ये जो सिंबल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, यानी कि सभी मानों के लिए, और यह जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि P और Q के मान जो हैं वह Z यानी इंटीजर के सेट के अंतर्गत आ रहे हैं। कंडीशन हमारी क्या लग रही है? Q का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब R क्या है? हमारा R जो है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसके बाद हम कुछ अन्य समुच्चय भी देख लेते हैं। रिक्त समुच्चय, यानी कि द एम्प्टी सेट, जिसको शून्य समुच्चय भी कहा जाता है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको हम फाई से भी प्रदर्शित करते हैं और इसके साथ ही हम इसको इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमारा आता है उपसमुच्चय, यानी कि सबसेट। इसकी हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है? यदि हमारे पास दो सेट A और B हैं और A का प्रत्येक अवयव, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट जो है वह B का भी अवयव है, तो A जो है B का उपसमुच्चय कहलाता है। अर्थात A इज अ सबसेट ऑफ B, जहां यदि A का मान अगर सेट A में है तो A का जो मान है वह B सेट में भी होना चाहिए। इसी के साथ अब हम आगे समुच्चयों के कार्तीय गुणन को देखते हैं। यदि हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय, यानी कि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं P और Q, तो इनका जो कार्तीय गुणन है वह ऐसे ऑर्डर पेयर, यानी कि क्रमित युग्मों का सेट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट हम P सेट से लेते हैं और सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड कंपोनेंट यानी घटक जो है वह Q सेट को लेकर के बनाया जाता है। अब इसको अगर हम परिभाषित करें गणितीय परिभाषा में तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू order pair of P, Q such that P belongs to P, Q also belongs to Q। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। हमारे पास एक सेट P है और एक सेट Q है। अब हम इसका ऑर्डर पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा क्या कह रही है कि पहला एलिमेंट जो है P क्रॉस Q का वह P सेट से ही लिया जाना है और सेकंड कंपोनेंट जो है वह Q सेट का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले
पी सेट के फर्स्ट कंपोनेंट की जगह पर हम ए को फिक्स कर लेते हैं। इसके साथ हम क्यू के एलिमेंट्स को सेकंड कंपोनेंट के रूप में क्रमशः लिखते हैं। तो ये हमारा एक सेट तैयार हुआ। अब हम क्या करेंगे, बी को फर्स्ट कंपोनेंट की जगह हम रखते हैं और क्यू से हम इसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो हमारे ये इस प्रकार ऑर्डर पेयर बने। यहीं पर अगर हमको Q क्रॉस P ज्ञात करना हो तो वह हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम यह ध्यान रखेंगे, Q अब की बार पहले लिखा हुआ है तो फर्स्ट कंपोनेंट की जगह हम Q के एलिमेंट्स को फिक्स करेंगे। तो हमने पहले 1 फिक्स कर लिया, फिर 1 के बाद सेकंड कंपोनेंट अब की बार किसका होना चाहिए, पी सेट का होना चाहिए। अब पी सेट का जब हम सेकंड कंपोनेंट्स अगर लेंगे तो एक बार हमारे पास आएगा ए, एक बार हमारे पास आएगा बी। अब की बार हमने फर्स्ट 2 को फिक्स किया और इसके साथ फिर सेकंड कंपोनेंट हमारे क्या बने, 2, A 2, B। ये हमारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब की बार हमने फर्स्ट कंपोनेंट की जगह 3 को लिया तो हमने उसके ऑर्डर पेयर इस प्रकार बनाए। 4 के साथ देखते हैं तो 4 के साथ हमें सेकंड एलिमेंट हर बार किसका लेना है, पी सेट का लेना है। तो 4, A और 4, B। ये हमारा Q क्रॉस P बना। तो हम किस प्रकार, अगर हमको P क्रॉस P लेना है तो वह हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि किसी समुच्चय P का उसी समुच्चय P के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम P को ही 2 बार लिख लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। ये एक बार हमने लिख लिया, दोबारा से हम फिर पी सेट को लिख लेते हैं। तो अब हम पहला कंपोनेंट इस पी सेट से फिक्स करते हैं ए और इसके पॉसिबल आउटकम्स सेकंड कंपोनेंट्स के साथ बनाते हैं। तो A, B ये हमारे बने। अब फिर फर्स्ट कंपोनेंट की जगह हम B को फिक्स करेंगे और सेकंड कंपोनेंट्स की जगह हम इनको लेंगे। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर्स बन गए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा किसी समुच्चय का उसी के साथ कार्तीय गुणनफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको करने के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं जो वह आप स्वयं करेंगे। यदि हमारे पास एक सेट B है, दूसरा सेट ये है, तो हमको A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A तथा B क्रॉस B ज्ञात करना है। अब हमने पुरानी कुछ चीजें दोहरा ली। अब हम इस चैप्टर के संबंध की परिभाषा पर आते हैं। संबंधों को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम अपने आसपास देखते हैं। हमारे आसपास कई संबंध हमको दिखते हैं, जैसे पिता और पुत्र, भाई और बहन, टीचर और स्टूडेंट। इन सब में क्या है, एक कनेक्शन दिख रहा है आपको। अब यहीं पर अगर हम गणितीय भाषा में देखें या गणित की दृष्टिकोण से देखें तो अगर हमारे पास कोई 2 संख्याएं A और B हैं और यदि A संख्या जो है वह B से बड़ी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, A इज ग्रेटर देन B। यहाँ पर यह क्या है, यह हमको एक संबंध को बता रहा है। इसी प्रकार अगर हमारे पास एक लाइन L है, दूसरी लाइन अगर हमारे पास M है और कहा जा रहा है कि यह लाइन जो है इस लाइन के समांतर है,
तो यह भी इन दोनों लाइंस के बीच में एक कनेक्शन को यानी एक कड़ी को हमको बता रहा है। यानी कि संबंध क्या है? यह दो वस्तुओं के बीच की एक अभेद्य कड़ी होती है जिससे दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं। अब हम इसकी मानक परिभाषा की तरफ देखें। अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हैं तो उनके बीच जो संबंध आर है वह कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक सबसेट यानी एक उपसमुच्चय होता है जो कि ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। बट कंडीशन क्या है? सेट ए व सेट बी दोनों ही हमारे नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, तभी हमको यह संबंध प्राप्त होगा। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमारे पास उदाहरण है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये हमने उसको तीर आरेख के रूप में यहाँ पर ये इस प्रकार हम लिख रहे हैं। अब इन दोनों सेट्स के बीच में हम एक रिलेशन को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हमने रिलेशन को इस प्रकार परिभाषित किया, b इक्वल टू 2a। ये हमारा संबंध है, यानी कि a का जो दूना है वह b है, जहां a जो है वह हमारा इस सेट a में है और b जो है वह इस सेट b के अंतर्गत आएगा। अब इस के संबंध को हम रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम इस संबंध को एक तीर आरेख के रूप में देखते हैं। 1 का दूना क्या हुआ? अब हमने a की जगह क्या रख रहे हैं? हम 1 रख रहे हैं, तो b का मान हमको क्या प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 1 का दोगुना हमको क्या हो गया? 2। तो अब ये हमारा एक ये है, बी सेट में 2 कहाँ है? यहाँ है। अब देखिए एक ही जगह हमने लिया 2, तो b का मान क्या होगा? 2 गुणा 2 यानी कि 4। इसी प्रकार देखें तो 3 का दूना हमको 6 ये दिख रहा है, 4 का दूना 8 हमको यह दिख रहा है, लेकिन 5 का दूना क्या होगा? 10। क्या 10 इस बी सेट में है? नहीं है। 6 का दूना क्या होगा हमारा? 12। 12 क्या इस बी सेट में है? नहीं है। तो अब इस संबंध को अगर हम लिखेंगे, परिभाषित करेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो इसके ऑर्डर पेयर इस प्रकार बनेंगे 1, 2, 2, 4, 3, देखिए फर्स्ट कंपोनेंट हमें इसका लेना है तो 1 लिया, सेकंड कंपोनेंट हमें इसका लेना है तो उसके साथ हमने क्या जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है, 2 ले लिया, 2, 4। फिर इसी प्रकार अगर हम देखें तो 3 का कनेक्शन किससे जुड़ रहा है? 6 के साथ जुड़ रहा है, और 4 का कनेक्शन किसके साथ जुड़ रहा है? 8 के साथ। इसके आगे के ऑर्डर पेयर संभव नहीं है, तो हमारा रिलेशन जो है रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहीं पर हम किसी भी रिलेशन के प्रांत, सहप्रांत, व परिसर, इन तीनों को देखते हैं। प्रांत क्या होगा हमारा? इसका परिभाषा में यह कहती है प्रांत की कि ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट कंपोनेंट्स का जो सेट है, ये आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, ये है हमारा डोमेन कहलाता है उस फंक्शन का।
तो ये हमारा हो गया प्रांत। इसी के बाद हम परिसर को देखें तो परिसर क्या है? ये जो हमारे संबंध के सेकंड कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, इनको अगर हम सेट के रूप में लिखें तो वह हमारी रेंज यानी कि परिसर कहलाती है। सह प्रांत को हमें समझना है तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक यह बात ध्यान रखनी है, ये जो सेट बी है होल सोल, यही हमारा कोडोमेन कहलाता है। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 1, 2, डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है? 8 तक। तो ये हमारा कोडोमेन प्राप्त हो गया। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से हम देखें, हमारे पास एक सेट ए है जहां संबंध हमारा इस प्रकार परिभाषित है। हमको एक संबंध आर लिखना है, साथ ही उसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी ज्ञात करने हैं। तो संबंध को लिखने से पहले यहाँ एक आसान सा तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर संबंध हमने इस प्रकार लिख लिया 3x - y = 0। तो हमको यहाँ से 3x बराबर क्या मिला? y मिला। यानी कि y का मान क्या होगा? वह x के मान का 3 गुना होगा। अब यदि हमारे पास x = 1 है तो y का मान हमको क्या प्राप्त होगा? 3 गुणा 1 यानी कि 3। इसी प्रकार अगर x बराबर हमारे पास 2 है तो y का मान हमको प्राप्त होगा 6। अगर हमारे पास x बराबर 3 है तो y का मान हमको प्राप्त होता है 9। 4 अगर हम लेते हैं तब y का मान हमको प्राप्त होता है 12। अब यदि अगर हम x का मान 5 लेते हैं तब हमको y का मान प्राप्त होता है 3 × 5 यानी कि 15। हमारे साथ कंडीशन क्या लग रही है कि y का मान जो है वह भी सेट A में होना चाहिए। जरा देखते हैं y के मान सेट A में है, 3 है, 6 है, कैसे है? 1 से लेकर 14 के बीच की सारी संख्याएं हैं, 14 तक की। 9 भी है, 12 भी है, 15 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सेट 14 पर खत्म हो रहा है, तो हम 5 के साथ इसका संबंध नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम 6 के साथ देखेंगे तो वह भी हमको प्राप्त नहीं होगा। अब हम इस संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। ये हमारा संबंध परिभाषित हो गया। अब हमें इसके प्रांत निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, हमारे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 1, 2, 3, 4। इनका जो सेट है वह हमारा डोमेन हो गया। हमारा परिसर, परिसर क्या होगी? सेकंड कंपोनेंट्स का सेट। यहां सेकंड कंपोनेंट्स क्या है? 3, 6, 9, 12। अब सहप्रांत को देखते हैं। सहप्रांत हमने परिभाषा में आपको पहले ही बताया था। सहप्रांत जो होता है वह हमारा सेट खुद जिस पर डिफाइन हो रहा होता है संबंध वह होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो 1, 2, 3 से लेकर के हमारे 14 तक की संख्याओं का
सेट। यह हमारा प्रश्न बन गया। अब हम एक अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में हम संबंध किस प्रकार पहचानेंगे कि किन्हीं दो समुच्चयों में क्या संबंध बना हुआ है। इस प्रश्न में कोई एक आकृति का ली हुई है। हमारे पास एक सेट P इस प्रकार है जिसके एलिमेंट 5, 6 और 7 है, और एक समुच्चय हमारे पास 3, 4, 5 है। हमारा रिलेशन जो है वह इस तरीके से इस चित्र में दिया हुआ है। अब जो है इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहली बात हमें इसके रिलेशन को, आर को पहचानना है, जिसको हम समुच्चय निर्माण रूप में पहले लिख करके दिखाएंगे, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर इसके बाद हम इसको रोस्टर रूप में लिख करके दिखाएंगे। इसके साथ ही हमें इसके प्रांत एवं परिसर इनको पहचानना है कि ये क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम रिलेशन को देखते हैं कि ये जो दो सेट P और Q हैं, इनके बीच में क्या संबंध हमें इस चित्र के द्वारा दिख रहा है। 5 3 से जुड़ा हुआ है, 6 का संबंध 4 से है, 7 का संबंध यहाँ 5 से है। अब संबंध पहचानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 5 एक संख्या है, ये 3 है। 5 जो है 3 से क्या संबंध दिखा रहे हैं। एक तो संबंध हमको यह दिख रहा है कि यह एक दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं जो कि घटते हुए क्रम में लिखी हुई हैं। लेकिन फिर जब हम अगला संबंध देखते हैं 6 से 4 के बीच में, ये तो 6 और 4 ये तो अभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी अभाज्य संख्याओं से संबंधित यहाँ पर रिलेशन नहीं हो सकता। अब दूसरा देखें, 5 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको 3 मिल रहा है। 6 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको 4 मिल रहा है। 7 में से भी 2 घटाने पर हमको 5 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमें क्या रिलेशन दिख रहा है। अगर A जो है सेट P का एक एलिमेंट है और B जो है सेट Q का एलिमेंट है, तो हमें A और B में क्या रिलेशन प्राप्त हो रहा है। A में से अगर हम 2 घटाएं तो हमें B प्राप्त हो रहा है। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, हमें यहाँ से यह प्राप्त होता है इस सेट को का रिलेशन, जिसको हम अब समुच्चय निर्माण यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। A, B order pair such that A minus 2 is equal to V, where for all values of A belongs to set P and B belongs to set Q। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। इसके बाद रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हमारी समुच्चय निर्माण फॉर्म हुई है। रोस्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा किस सेट का होगा, P सेट का होगा, और सेकंड एलिमेंट हमारा, सेकंड कंपोनेंट जो है वह Q सेट का रहेगा। यहाँ पर ये हमारे ऑर्डर पेयर हैं। 5 किससे जुड़ा है, 3 से, 5, 3, फिर 6, 4 एंड 7, 5। अब देखिए ये हमारी समुच्चय निर्माण रूप है, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। यह हमारी रोस्टर निर्माण फॉर्म है, जिसको हम रोस्टर रूप भी कह रहे हैं। अब इसके बाद हम इस संबंध R के प्रांत
व परिसर तथा सहप्रांत ज्ञात करते हैं, क्या होंगे? यहां पे हमारे प्रांत क्या होगा? ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट। उसको हम लिख लेते हैं 5, 6, 7। ये हमारे ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं और ये उनका सेट है। ये हमारा प्रांत अर्थात डोमेन हमें इस रिलेशन का प्राप्त हो गया। इसके बाद हम इसकी रेंज देखते हैं। रिलेशन की रेंज यानी परिसर की परिभाषा के अनुसार किसी भी रिलेशन का जो सेकंड कंपोनेंट है 3, 4 एंड 5, यह अगर सेट के रूप में लिखा जाता है तो वह इसका परिसर कहलाता है। इसको हम लिख लेते हैं 3, 4, 5। तो ये हमको इसकी परिसर मिल गई। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, प्रश्न में सहप्रांत तो पूछा नहीं गया है, तो जब पूछा जाएगा तब हम इन दोनों को लिखेंगे। लेकिन अगर सहप्रांत पूछा जाता तो इस सेट का सहप्रांत क्या होता? हमने पहले भी बताया है, जो होल सेट ऑफ Q होता है वही हमारा कोडोमेन अर्थात सहप्रांत होता है। तो हम लिख देते हैं 3, 4, 5। यहाँ पर एक मजेदार चीज हमको क्या देखने को मिल रही है? यहाँ परिसर कोडोमेन के बराबर हमको मिल रहा है। आपको मैं बता दूं, परिसर जो होता है हमेशा कोडोमेन यानी सहप्रांत का सबसेट होता है। परिसर इज अ सबसेट ऑफ सहप्रांत, यानी परिसर उपसमुच्चय है सहप्रांत का। परंतु यहाँ पर हमको परिसर क्या मिल रहा है? सहप्रांत के बराबर मिल रहा है। तो दोनों ही इक्वल प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद अब मैं एक प्रश्न आप लोगों को हल करने के लिए दे रही हूं, जो आप स्वयं घर पर करेंगे। प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि हमारे पास सेट जो है ये डिफाइन है, x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। और संबंध हमारा कैसे है डिफाइन? x, x प्लस 5, यानी कि सेकंड कंपोनेंट जो है वह हमको फर्स्ट कंपोनेंट में 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? इस प्रश्न में देखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। इस प्रश्न में हमसे प्रांत और परिसर पूछे जा रहे हैं। तो हम इस प्रश्न के प्रांत व परिसर दोनों को ही ज्ञात करेंगे। धन्यवाद। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए।
कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3